ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं या फिर इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। और इस समय आप देख रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना की काफी बातें की जा रही हैं। कितना कारगर होगा जाति गणना का दाव, तो इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, जनगणना की बात करें ना, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी इसकी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना आपकी शुरू हुई थी और हर 10 साल में होती है। और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े अंतिम बार 1931 में जारी हुए थे। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी का कहना है कि हम जातीय गणना अवश्य कराएंगे और उससे मिले आंकड़ों के आधार पर जिस जातीय समूह को जितनी अधिक आरक्षण की जरूरत होगी उसे उतना आरक्षण देंगे। वह कहते हैं कि सर्वोच्च अदालत ने 50% आरक्षण की जो अधिकतम सीमा तय कर रखी है उसे सत्ता में आने के बाद हम समाप्त कर देंगे। यदि राहुल की पार्टी सत्ता में आ भी गई तो क्या वह यह काम कभी कर पाएगी? संभव तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ अधिकार संपन्न सुप्रीम कोर्ट है जो किसी भी ऐसे निर्णय की समीक्षा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की परिधि में रहकर करता है। और आप देखते हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी लोगों से कह रहे हैं कि हम आपके लिए चांद तोड़कर ला देंगे, यानी कि वह लोगों को झांसा देकर उनके वोट लेना चाहते हैं। ऐसा ही झांसा 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दिया था, जो झूठा साबित हुआ। और उन्होंने आप देखिए कहा था कि हम गरीबी हटा देंगे। वह यह कहती कि हम गरीबी कम कर देंगे, तो वह सही हो सकता था, पर उससे लोग उनके झांसे में नहीं आते। झांसा देना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि भीमवेश चंद्र बनर्जी थे। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आजादी के तत्काल बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कालाबाजारियों को निकटतम लैंप पोस्ट पर फांसी दे दी जानी चाहिए, और उनके इस उद्गार का जनता पर सकारात्मक असर पड़ा। लोगों में उम्मीद जगी कि अब भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी। पर उसके बाद क्या हुआ? आजादी के तत्काल बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की तो भारतीय सेना को जीपों की भारी कमी महसूस हुई। सरकार ने तय किया कि ब्रिटेन से तत्काल 2000 जीपें खरीदी जाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय ब्रिटेन में उच्चायुक्त बी.के. कृष्ण मैनन को तत्व संबंधी संदेश भेजा। बाद में पता चला कि ब्रिटेन की किस कंपनी से जीपें खरीदी जाए उसके बारे में संकेत भी प्रधानमंत्री ने मैनन को दे दिया था, और उस कंपनी की कोई साख नहीं थी। मैनन ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उस कंपनी को 1,72,000 पाउंड का अग्रिम भुगतान भी कर दिया। मैनन ने प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किए बिना उस कंपनी को 72,000 आप देखते हैं पाउंड का अग्रिम भुगतान कर दिया। कंपनी ने 2000 में से सिर्फ 155 जीपें भारत को भेजी। वे इस्तेमाल लायक ही नहीं थी। उन्हें बंदरगाह से चलाकर गैरेज तक भी नहीं ले जाया जा सकता था। इस पर संसद में भारी हंगामा हुआ और यह बात भी सामने आई कि पैसे का भुगतान खुद कृष्ण मेनन ने कर दिया था, जबकि यह काम उनका नहीं था। अनंत सैनम एंगर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीप खरीद की प्रक्रिया गलत थी और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पर नेहरू सरकार ने न्यायिक जांच नहीं कराई। जब फिर यह मामला संसद में उठा तो 30 सितंबर 1955 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि हमारी सरकार ने इस केस को बंद करने का निर्णय किया। यदि इस निर्णय से प्रत्यक्ष प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह अगले आम चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर देख ले। यह बात एक ऐसी सरकार कह रही थी जिसके मुखिया नेहरू ने जनता से वादा किया था कि गलत करने वालों को नजदीक के लैंप पोस्ट पर फांसी से लटका दिया जाना चाहिए। उनका यह वादा झांसा साबित हुआ। नेहरू के शासनकाल में अन्य घोटाले भी हुए और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सी.डी. देशमुख ने नेहरू को सलाह दी कि सरकार को भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए एक संगठन बनाना चाहिए, और इस पर नेहरू ने कहा कि इससे प्रशासन में पस्त हिम्मती आएगी। और नतीजतन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर डी संजीवैया को कहना पड़ा कि वे कांग्रेसी जो 1947 में भिखारी थे आज करोड़पति बन बैठे। वर्ष 1971 के बाद तो सरकारी लूट की गति और तेज हो गई। इंदिरा गांधी सरकार 1969 में उस समय अल्पमत में आ गई जब कांग्रेस में विभाजन हो गया। कम्युनिस्टों और डीएमके की आदि की बैसाखी के सहारे उनकी सरकार किसी तरह घिसट रही थी। ऐसे मौके पर ही इंदिरा गांधी ने गरीबों
को झांसा देने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया। लोग उनके झांसे में आ गए। 1971 के चुनाव में इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया और इस जीत के बाद वह गरीबी हटाने का वादा भूल गई। उन्होंने पहला, आप देखते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम सोहित में किया और अपने पुत्र संजय गांधी को मारुति कारखाने का उपहार दे दिया। और जब मारुति कारखाने की स्थापना का योजना आयोग ने विरोध किया तो उसका पुनर्गठन कर दिया गया। इंदिरा सरकार ने जब 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और पूर्व राजाओं की प्रिवी का पावर समाप्त किए तो जनता को लगा कि अब गरीबी हटाना चाहती हैं और पूंजीपतियों का असर कम करना चाहती हैं। पर हुआ इसके उलट। जब देश में घोटालों की झड़ी लगी तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया। ऐसे ही माहौल में इंदिरा गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार सिर्फ भारत में ही नहीं, यह तो विश्वव्यापी परिघटना है। इसके जवाब में जयप्रकाश नारायण ने कहा, इंदिरा जी, आप सरीखे निचले स्तर तक मैं नहीं जा सकता। 1984 में आप देखिए, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही सत्ता के दलालों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा कर दी और यह उनका झांसा ही साबित हुआ। और आप देखते हैं कि झांसा ही साबित हुआ, बाद में वह खुद दलालों से घिर गई। राजीव गांधी ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार 100 पैसे भेजती है पर उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते पाते हैं। वह जब कांग्रेस महामंत्री थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहकर 3 विवादास्पद कांग्रेस मुख्यमंत्रियों को हटवा दिया था और यह सब उन्होंने जनता में अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए किया था। बेहतर छवि बनी भी, पर वह जब बॉफोर्स घोटाले में फंस गई तो बचाव की मुद्रा में आ गए। 1989 में आप देखते हैं कि आम चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। उसके बाद से अब तक कभी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। राहुल गांधी अब उसी तरह के राजनीतिक हथकंडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह वस्तुतः दलितों पिछड़ों को झांसा दे रहे हैं। वह भी अंततः विफल ही होंगे। और गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने खटाखट नकदी देने के लिए मतदाताओं से जो फॉर्म भरवाया था उसे झांसे को लोग अभी भूले नहीं है। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए, एक बात और आपको बता दो कि कई बार रहता है कि देखिए, बहुत सारी कांग्रेस को जो लोग पसंद करते होंगे उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफा आर्टिकल लिखा गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा आपसे कहता भी रहता हूं, जो इस तरह के आर्टिकल लिख रहा होता ना, जिस लेखक के विचार रहते हैं ना पत्रकार के, उसके बारे में जरूर पढ़ लिया करिए कि उसका झुकाव किसकी तरफ है। कई बार आप देखते हैं कांग्रेस वालों की तरफ से लिखा जाता है तो वो बीजेपी की कमियां बताते हैं, जब बीजेपी वालों की तरफ से लिखा जाता है तो वो कांग्रेस की कमियां बताते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है। क्या करना है? देखिए, पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट मिल जाएंगे। जब कांग्रेस वाला लिखेगा तो बीजेपी की कमियां बताएगा और जब आप देखते हैं कि बीजेपी वाला लिखेगा तो कांग्रेस वाले की कमियां बताएगा और एक अपनी तरफ से पॉइंट भी बना लीजिए। बस थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाइए आप लोग। असली नकली हिंदुत्व की लड़ाई, ये आप देखिए, पिछले दिनों महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सार्वजनिक सभा में क्षमा मांगने के बावजूद राज्य में हंगामा जारी है। भारी खर्च के बाद निर्मित प्रतिमा का लोकार्पण के 9 महीने के अंदर ही गिर जाना शर्मनाक है और इसमें प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को क्षमा याचना करनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमा याचना के बावजूद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस आक्रामक अभियान चला रही है। उद्धव ठाकरे ने इसे जूता मारो आंदोलन नाम दिया। उन्होंने इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति अपनाई। प्रश्न है कि इसे किस रूप में देखा जाए। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी की इस 35 फीट की प्रतिमा का अनावरण नौसेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया था। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा के प्रति मराठा नौसेना और छत्रपति शिवाजी की विरासत एवं आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ इसके ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान करना था। और आप देखिए, इस परियोजना की परिकल्पना और संचालन भारतीय नौसेना ने राज्य सरकार के साथ मिलकर किया था। इससे इसका महत्व समझ में आता है। लिहाजा उनकी प्रतिमा गिरने की घटना की जांच हो रही है। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आने वाले आप देखते हैं समय में सिंधु दुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा फिर लगेगी, किंतु यहाँ कई प्रश्न उभरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग दिन रात वीर सावरकर को अपमानित करते हैं वे कब क्षमा मांगेंगे। पहली दृष्टि में ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री ने चुनावी राजनीति की दृष्टि से वीर सावरकर का मुद्दा रख दिया है और इसमें सच्चाई भी हो सकती है। जब विपक्ष इसका चुनावी उपयोग कर रहा है तो भाजपा या महायुति क्यों ना करे। उद्धव ठाकरे प्रचारित कर रहे हैं कि हिंदू पादशाही स्थापित करने वाले शिवाजी उनके आदर्श हैं। कांग्रेस राकांपा का भी स्वर मोटी है, यही है। साफ है कि उद्धव ठाकरे शिवाजी के बहाने हिंदुत्व के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर यही है कि भाजपा का हिंदुत्व नकली है और प्रतिमा गिरना इसका प्रमाण है, जबकि हमारी निष्ठा और प्रतिबद्धता वास्तविक है और इसकी थोड़ी छानबीन आवश्यक है। क्या वह जो बोल रहे हैं वह सच है? ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं। पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ सकते हैं आप लोग।
शिवाजी के बाद वीर सावरकर और उनके जैसे अनेक व्यक्तित्व हिंदुत्व के पुरोधा थे। कांग्रेस और उसके शीर्ष नेता राहुल गांधी वीर सावरकर को खलनायक बनाने का अभियान चलाते रहे। क्या उद्धव ठाकरे या उनकी शिवसेना ने कांग्रेस या राहुल गांधी के विरुद्ध आंदोलन किया? यूपीए सरकार के दौरान अंडमान निकोबार में सावरकर के वक्तव्य की तख्तियां हटा दी गईं और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर को सांप्रदायिक द्विराष्ट्रवाद का प्रेरिता, पाकिस्तान विभाजन का समर्थक कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजों का पिट्ठू और क्षमा मांगकर अंग्रेजों की सेवा करने वाला बताया था। जब बाला साहब ठाकरे ने मणिशंकर के विरुद्ध जूता मारो अभियान चलाया था, 2019 में उद्धव ठाकरे जब महाविकास अघाड़ी में नहीं थे, तब वो कहा था कि जो लोग वीर सावरकर की विचारधारा को नहीं मानते हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से पीटा जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को नासमझ बताया था। क्या उद्धव ठाकरे आज राहुल गांधी के विरोध में ऐसा बोलने का साहस दिखा सकते हैं? जो शिवाजी में आस्था रखेंगे वह कम से कम औरंगजेब का विरोधी अवश्य होगा। महाविकास अघाड़ी में आने के बाद उद्धव ठाकरे ने कभी पहले की तरह औरंगजेब के विरुद्ध बयान नहीं दिया। महाराष्ट्र में कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने औरंगजेब को महान बताने का अभियान चलाया, लेकिन उसके विरुद्ध उद्धव ना तो सड़कों पर उतरे, ना जूता मारो अभियान चलाया। एक समय उद्धव ठाकरे की सरकार ने औरंगजेब के मकबरे के लिए धन देने का भी ऐलान किया था। कांग्रेस की सरकार के काल में लिखे इतिहास में औरंगजेब को महिमा मंडित करने वाली अनेक पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन शिवाजी को केंद्र बनाकर सकारात्मक की दृष्टि से लिखी पुस्तकें नहीं मिलेंगी। आपको दिल्ली में मुगलों के नाम पर सड़कें मिलेंगी। औरंगजेब रोड भी था, पर उसके समानांतर छत्रपति शिवाजी के नाम से नहीं। अगर यह अलग बात है कि मोदी सरकार ने उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। इन दिनों उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को तो हिंदुत्व को लेकर नकारात्मक भूमिका भी निभाती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था, भाजपा का हिंदुत्व गौमूत्रधारी है, हमारा हिंदुत्व सुधारवादी है। हिंदुत्व विरोधी ही ऐसा कटाक्ष कर सकते हैं। पिछले वर्ष उन्होंने नागपुर में भाजपा की आलोचना करते हुए कहा था, यह हर बार मुझ पर कांग्रेस के साथ जाने और हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाया जाता है। क्या गौमूत्र छिड़कने से हमारे देश को आजादी मिली? साफ है कि वह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें हिंदुत्व को लेकर कैसी राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का समय आ गया है, इसलिए उद्धव ठाकरे, राकांपा और कांग्रेस को लग रहा है कि शिवाजी की प्रतिमा गिरना ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर राज्य के लोगों की भावनाएं भाजपा और महायुति के विरुद्ध भड़काई जा सकती है। इसलिए सच के इस दूसरे महत्वपूर्ण पक्ष को अवश्य देखा जाना चाहिए। प्रतिमा गिरने का विरोध अस्वाभाविक नहीं है, पर इसे इस सीमा तक विस्तारित करना राजनीति के दोहरे आचरण का प्रमाण है। लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है अवधेश कुमार। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। एक बात और आपको बता दूं, जो राहुल गांधी आप देखते हैं कि कहते रहते हैं कि वीर सावरकर पर सवाल खड़े करते रहते हैं। एक आप देखते हैं कि उनका 1913 का जीवन पहले का कुछ और था। उसमें आप देखिए वो क्रांतिकारी थे। बाद में वो माफी जो मांगी ना, चिट्ठियां लिखी उन्होंने जेल से रिहा होने के लिए। कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं वो उनकी रणनीति थी, उसको लेकर आलोचना होती रहती है। देखिए ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें, विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें। एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र आता है। अब देखिए इस तरह के आर्टिकल पर क्या बात करें मैं, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। आप लोग कहते हैं छोड़ देते हैं। अब आप सोचिए इसमें कुछ आपको पॉइंट मिला काम का? बिल्कुल नहीं मिला होगा। शक्ति की कुंजी, लाभ हानि, सुख दुख, सकारात्मक नकारात्मक भाव विचारों के बीच मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है। सभी धर्म ग्रंथों में इस द्वंदात्मक परिस्थितियों के बीच समन्वय बनाने के उपाय बताए गए हैं और इसके लिए एक उपाय व्रत उपवास भी निर्धारित किया गया है, जिनका तन मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। व्रत उपवास से स्वास्थ्य उत्तम बनता है। चिकित्सक विज्ञानी तक समय समय पर व्रत की सलाह देते हैं और जिस किसी दिन अनाज नहीं ग्रहण किया जाता उस दिन शरीर के सप्त चक्रों की शक्ति प्रकृति में व्याप्त ऊर्जा को संग्रहित करती है और जिससे तन और मन दोनों सशक्त होते हैं। इसके अलावा व्रत के पीछे के मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाए तो अगर यदाकदा जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि खाद्य पदार्थ के रूप में आहार नहीं मिल पाए, तब भी शरीर अपना दिनों दिन कार्य कर रहे और कहीं से कोई असुविधा ना महसूस होने पाए। और इन्हीं कारणों को देखते हुए मनीषियों ने वर्ष में कुछ एक व्रत के ऐसे पर्व निर्धारित किए जिसमें जल तक लेना वर्जित रहता है और इसमें महिलाओं का हर तालिका तीज का भी व्रत शामिल है। यह व्रत माता पार्वती की कठिन तपस्या से महादेव द्वारा उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने की कथा से भी समृद्ध है, जुड़ा हुआ है। हर तालिका शब्द में हर का अर्थ हरण, तालिका का अर्थ है कुंजी। इससे सिद्ध होता है कि इस व्रत से प्रकृति में व्याप्त महादेव की शक्ति के हरण करने की चाबी मिल जाती है।
व्रतों का महत्व जितना महिलाओं के लिए है उसी तरह पुरुषों के लिए भी व्रत के विधान है। भद्र पद शुक्ल पक्ष की तिथि तीज तिथि को महिलाएं व्रत रखें रहेंगी, तो इसी पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तिथि के तक पितृ पक्ष में पुरुष वर्ग के अनेक निषेधात्मक तरीकों के साथ जीवन जीने का विधान है। नवरात्र भी व्रत का पर्व है। ये सभी प्राकृतिक ऊर्जा अर्जित करने के पर्व है। स्वच्छ भारत अभियान। ब्रिटेन की प्रख्यात विज्ञान पत्रिका नेचर में स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव का सकारात्मक उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना बनता है कि इस अभियान से सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में बाजी पलटने वाला काम किया है। और देखिए, जो उपलब्धियां रहती हैं उन्हें जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। जब सरकार की तरफ से उपलब्धियां आप लिख रहे हैं तो उनका उल्लेख वहां कर सकते हैं। उक्त पत्रिका के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन के बाद पूरे भारत में शौचालयों के निर्माण में तेजी से वृद्धि हुई है। शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी देखी गई है। ये उपलब्धि बता सकते हैं। यह स्वच्छता अभियान से हर वर्ष 70,000 नवजातों की जान बच सकी, तो यह एक बड़ी कामयाबी है। और आज से 10 वर्ष पहले जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था तब उसके सफल होने के आसार कम ही थे, क्योंकि अतीत में ऐसा अभियान कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। लेकिन स्वच्छता के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के चलते अनुकूल नतीजे सामने आए। 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था ना गांधी जयंती पर, और इसमें आप देखिए आम लोगों ने भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसलिए सफल रहा। इस अभियान के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण तो किया गया, लोगों को उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भी किया गया। यह आसान काम नहीं था। स्वच्छता की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करने का ही यह परिणाम है कि आज लोग सार्वजनिक स्थानों में गंदगी फैलाने से हिचकते हैं। आज यदि छोटे बड़े शहरों में कचरा एकत्रित करने का काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है तो यह स्वच्छ भारत अभियान की देन है। लेकिन स्वच्छता के मामले में अभी बहुत कुछ करना शेष है। और अब जब इस अभियान के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तब फिर यह देखा ही जाना चाहिए कि आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए आवश्यक है। और आप देखते हैं यह इसलिए क्योंकि कचरे के निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसके चलते दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भी कचरे के पहाड़ खड़े हो गए, और इसी तरह कई शहरों में कचरे को एकत्रित कर बाहरी इलाकों में जमा कर दिया जाता है। और आप देखिए वह यूं ही पड़ा रहता है क्योंकि उसके निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। एक समस्या यह भी है कि कुछ ही शहरों में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग एकत्रित किया जा पा रहा है, और यह हर हाल में किया जाना चाहिए क्योंकि इससे ही वेस्ट टू वेल्थ का उद्देश्य पूरा होगा। और कचरे का सही तरीके से निस्तारण स्वच्छ भारत अभियान की प्राथमिकता बननी चाहिए। और इसी क्रम में यह भी देखा जाना चाहिए कि पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम हो। यह ठीक नहीं है कि ना तो पॉलीथीन के उपयोग को कम किया जा रहा है और ना ही प्लास्टिक। आप देखेंगे प्लास्टिक के चलन को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम लगाने का अभियान कम कागजों पर ही अधिक है। स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों और नागरिक, या आप देखेंगे कि नागरिक होने की आवश्यकता है, और यह समझने की भी आधुनिक जीवन शैली कहीं अधिक कचरा पैदा कर रही है। फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। बिहार में विश्वविद्यालयों की व्यवस्था में बदलाव का प्रयास सराहनीय है। पठन पाठन में सुधार के बाद अब अंक पत्र और प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की पहल की गई। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय एक पोर्टल से जोड़े जा रहे हैं। इस पर विद्यार्थियों को अंक सूची, डिग्री समेत सभी सुविधाएं मिलेगी। अच्छी बात है कि कॉलेजों में प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों को यूनिक नंबर दे दिया जाएगा जो स्नातकोत्तर तक मान्य होगा। उसे आधार कार्ड से भी लिंक किया जाएगा। डिग्री और अंक पत्र पर आधार कार्ड का QR कोड अंकित किया जाएगा। अंक पत्र में विश्वविद्यालय अपना होलोग्राम भी प्रिंट करेंगे, और इससे प्रमाण पत्र या अंक पत्र की कॉपी करनी मुश्किल होगी। दरअसल राज्य में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का धंधा अरसे से चल रहा है। कुछ विद्यार्थी जानबूझकर फर्जी सर्टिफिकेट का सौदा करते हैं, तो कई बार अभ्यर्थी ठगे भी जाते हैं। शिक्षण संस्थानों में फर्जी डिग्री उपलब्ध कराने का धंधा करने वाले गलत जानकारी देकर विद्यार्थियों को अपना शिकार भी बना लेते हैं। शिकार भी बना लेते हैं। हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय में एक ऐसा ही मामला सामने आया। विश्वविद्यालय ने नेपाल से एक छात्र की डिग्री सत्यापन के लिए भेजी गई, और जांच की गई तो फर्जी निकली। पता चला कि विश्वविद्यालय के आसपास मंडराने वाले कुछ लोग यह धंधा बरसों से कर रहे हैं। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय का मामला नहीं है। इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले बिचौलिए हर विश्वविद्यालय में मिल जाएंगे। इधर शिकायत मिली कि बिहार विश्वविद्यालय में बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस ग्रुप में भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। इस ग्रुप के जरिए विश्वविद्यालय में काम करवाने के नाम पर पैसे भी वसूली जाती है। बहरहाल अब उम्मीद जताई जा रही है कि नई व्यवस्था से इस तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। देखिए बिहार भी कभी कभी चर्चा में कई बार बना रहता है।
पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। वज्रपात की घटनाओं में वृद्धि चिंताजनक है। आप लोग बिजली गिरना कहते हैं इसे। उड़ीसा के फकीर मोहन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 1967 से 2020 तक भारत में वज्रपात के कारण कितना, ये आप देखिए, 1,01,309 से अधिक लोगों की जान चली गई इसमें। और चिंता की बात यह है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उच्च वायु तापमान के कारण अधिक जलवाष्प पैदा होती है। यह जलवाष्प ऊंचाई पर ठंडा होने के बाद विद्युत आवेश उत्पन्न करती है और जिसके परिणाम स्वरूप आकाशीय बिजली की घटनाएं होती हैं। यह प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन के साथ और तीव्र हो जा रही है और जो इनकी आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा रही है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का आप लोग ये भी प्रभाव लिख दीजिएगा जब आंसर राइटिंग आप लोग लिख रहे हैं, जलवायु के प्रभाव लिख रहे हैं, समस्याएं लिख रहे हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट करके अपने पास नोट्स बना के रख लेना है। और आप देखते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि 1967 से 2002 तक प्रति भारतीय राज्य में वज्रपात से होने वाली मौतों की औसत संख्या 38 थी, लेकिन 2003 से 2020 के बीच यह संख्या बढ़कर 61 हो गई। भारत में हर साल करीब 1900 लोग इस प्राकृतिक आपदा का शिकार होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग भी बिजली गिरने की घटनाओं में वृद्धि का एक बड़ा कारण है। भारत में वज्रपात से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण जागरूकता की कमी भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अधिकांश घटनाएं होती हैं, लोग अक्सर इस खतरे के प्रति लापरवाह रहते हैं। बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे शरण लेना आम बात है और जो घातक साबित होती है। इसके अलावा अप्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग ताड़ के पेड़ों को संभावित समाधान के रूप में देख रहे हैं। यह सच है कि ताड़ के पेड़ अपनी ऊंचाई के कारण वज्रपात को आकर्षित कर सकते हैं और इस तरह से आसपास के क्षेत्रों को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसे एकमात्र समाधान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ताड़ के पेड़ वे वज्रपात को रोक नहीं सकते हैं, वे केवल इसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जो कि पेड़ के आसपास के क्षेत्र में खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग ने हाल के वर्षों में अपनी पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये चेतावनियां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और चरवाहों तक समय पर पहुंचे, तो इस खतरे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा। हालांकि यह एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही होना चाहिए। भारत को अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सके और धरती के तापमान में वृद्धि को रोका जा सके। ये आप देख लिया करिए टिप्पणियां। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर डाउनलोड करके रख लिया करिएगा। न्याय प्रक्रिया में विलंब पर विचार। ये आजकल आप लोग देख रहे हैं कि न्यायपालिका पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और हमारे देश में देखिए न्यायपालिका पर हमेशा से खड़े सवाल होते रहे। लंबी प्रक्रिया चलती है न्याय की और कई साल गुजर जाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी पर झूठा आरोप भी लग जाए तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और लंबे समय उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। बाद में मालूम चलता है कि वो निर्दोष था। 1 सितंबर को नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन किया गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अदालती मामलों का लंबित रहना हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं की अपेक्षाकृत बहुत कम संख्या होने के प्रति भी अपनी चिंता जताई। वस्तुतः न्याय की रक्षा करना देश के सभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है। अदालती माहौल में आम लोगों के तनाव का स्तर बढ़ जाता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अदालतों में स्थगन की संस्कृति यानी तारीख पर तारीख की आम धारणा को तोड़ने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने का आह्वान किया और कहा कि इस तरह के प्रयासों से नागरिकों के बीच न्यायपालिका के प्रति विश्वास मजबूत होगा। और प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अदालतें समाज के सभी सदस्यों के लिए सुरक्षित और सहज वातावरण प्रदान करें। हमें बिना किसी सवाल के इस तथ्य को बदलना होगा और जिला स्तर पर हमारी अदालतों के बुनियादी ढांचे का केवल 6.7% ही महिलाओं के अनुकूल है। क्या ऐसे देश में यह स्वीकार होना चाहिए जहां कुछ राज्यों में भर्ती के बुनियादी स्तर पर 60 या फिर 70% से अधिक महिलाएं हैं?
फिलहाल लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत सप्ताह जैसे कार्यक्रम अधिक बार आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ मामलों में सघन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी बेखौफ घूमते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव के गरीब लोग अदालत जाने से डरते हैं और अदालत की न्याय प्रक्रिया में बहुत मजबूरी में भी भागीदार बनते हैं। एक बात तो आप लोग भी जानते हैं, जो रसूखदार हैं, जो पैसे वाले हैं, वो अच्छा वकील कर लेते हैं और अच्छी तरह से अपने केस की देखरेख करवा लेते हैं, तो वो छूट जाते हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है। लेकिन जो गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जो साक्षर नहीं है, उनकी हालत बहुत बुरी रहती है और अक्सर वे अन्याय को चुपचाप सहन कर लेते हैं गरीब, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उनके जीवन को और अधिक दयनीय बना सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि गांव से दूर एक बार भी अदालत जाना ऐसे लोगों के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। ऐसी स्थिति में कई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि स्थगन की संस्कृति के कारण गरीब लोगों को कितना दर्द होता है और ऐसे स्थिति को बदलने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। न्यायपालिका से न्याय तक की यात्रा आम लोगों के लिए बहुत ही सरल और सहज की जानी चाहिए। अब किसी गरीब में हिम्मत है कि वो कपिल सिब्बल को वकील कर ले, अपना मनु सिंघवी को वकील कर ले? नहीं है ना। तो आप समझ सकते हैं। न्यायपालिका में महिलाएं पिछले 70 वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों या फिर सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय से अब तक केवल 11 महिला न्यायाधीश रहीं तथा कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। उच्च न्यायालयों में 680 न्यायाधीशों में से मात्र 83 महिलाएं हैं। अधीनस्थ न्यायाधीशों में केवल 30% महिलाएं। उच्च न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के रूप में महिला सदस्यों के एक निश्चित प्रतिशत के साथ लैंगिक विविधता को बनाए रखने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और आप देखते हैं कि यह भारत की लिंग तटस्थ न्यायिक प्रणाली के विकास का नेतृत्व करेगी। लिहाजा समावेशिता पर बल देकर और संवेदनशील बनाकर भारत की आबादी के बीच संस्थागत सामाजिक और आप देखेंगे कि सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यह कानूनी पेशा समानता के गेट कीपर के रूप में और अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध एक संस्था के रूप में लैंगिक समानता का प्रतीक होना चाहिए। महिला न्यायाधीश न्यायालयों की वैधता को बढ़ाती है और जिससे एक शक्तिशाली संदेश जाता है कि वे उन लोगों के लिए खुले और सुलभ है जिन्हें न्याय की आवश्यकता है। यौन हिंसा से जुड़े मामलों में संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए न्यायपालिका में महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और आप देखते हैं कि लंबित मुकदमों पर नजर। न्यायतंत्र की सबसे बड़ी समस्या लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या है। हमारे देश में लंबित आंकड़े अदालती मामलों में 80% से अधिक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं, यानी प्रत्येक न्यायाधीश के पास औसतन 1350 मामले लंबित हैं। कानून मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनसंख्या के अनुपात में प्रति 10 लाख लोगों पर 19.49 न्यायाधीश हैं। वहीं अमेरिका में यह अनुपात 107 है, तो ब्रिटेन में 51 और कनाडा में 75 और ऑस्ट्रेलिया में 42 है। विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या 50 होनी चाहिए। न्यायाधीशों की कमी भी एक कारण है इसके लिए। और बहरहाल यह जानकर सभी को हैरानी होगी कि देश में अभी करोड़ों लंबित मामलों के साथ न्यायपालिका करोड़ों नागरिकों को न्याय से वंचित रख रही है। और बता दें कि न्याय में हो रही देरी से 160 देशों के नागरिकों की तुलना में कहीं अधिक भारतीयों को न्याय से वंचित किया जा रहा है। 2006 और 2017 के भी लंबित मामलों में औसत वृद्धि लगभग 2.5% प्रति वर्ष थी, और जबकि स्वीकृत न्यायिक पदों में औसत रिक्त लगभग 21% थी। और यदि अखिल भारतीय न्यायिक नियुक्ति सेवा का गठन हो जाए तो बहुत जल्द ही न्यायाधीशों की कमी की समस्या ये आप देखते हैं सुलझ सकती है, जो न्यायतंत्र के लिए कारगर साबित हो सकती है। देश के सभी न्यायालयों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं। पीड़ितों के मामले में कुछ ऐसे संदर्भ भी रहे हैं जब आरोपी को दोषी ठहराए जाने में 30 वर्ष तक का समय लगा, हालांकि तब तक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि भारत की जेलों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विचाराधीन कैदी बंद हैं जिनके मामले में अब तक आप देखते हैं कि निर्णय नहीं दिया जा सका। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब कैदी अपने आरोपों के दंड से अधिक समय कैद में बिता देते हैं। साथ ही इतने बड़े वर्ष जेल में रहने के पश्चात उसे न्यायपालिका से आरोप मुक्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति न्याय की दृष्टि से अन्याय को जन्म देती है और इस स्थिति में त्वरित सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ये डिजिटल व्यवस्था की मदद से मिलती है गति। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। सरकारी कामकाज में भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यायपालिका में भी अनेक स्तरों पर लागू किया जा रहा है। न्यायालयों में लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ की स्थिति में ऑनलाइन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। न्यायालय में समानांतर रूप से वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था विकसित की जाने से कई प्रकार के लाभ होंगे।
हालांकि इसकी राय में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे भारत में आज भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की संबंधित संरचना का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया, और जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों तक इंटरनेट की अच्छी पहुंच नहीं बन पाती है। आज भी अधिकांश भारतीय जनता अशिक्षित तथा तकनीक के प्रति सहज नहीं है, और तथा वर्तमान व्यवस्था में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में सबसे बड़ी समस्या साक्ष्यों की स्वीकार्यता और उनकी प्रामाणिकता जैसी महत्वपूर्ण कानूनी और व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। साथ ही गवाहों की पहचान, सुनवाई की गोपनीयता जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, और इंटरनेट कनेक्शन की खराब गुणवत्ता भी समस्या उत्पन्न कर सकती है, तथा ये खराब व पुराने ऑडियो वीडियो उपकरण का प्रयोग किया जाना परेशानी बन सकता है। असमय बिजली का कटना, विशेष समय पर इंटरनेट द्वारा संपर्क स्थापित करने में असमर्थता तथा सुनवाई में अन्य पक्षों को शामिल किए जाने जैसी व्यवहारिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। साथ ही ऐसे गवाहों को प्रस्तुत करना जिनकी सुरक्षा को खतरा हो जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आमतौर पर दोनों पक्षों को आमने सामने खड़े करके तर्क वितर्क को अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इससे किसी अपराध और उसकी प्रवृत्ति को जानने के बहुत से पहलुओं को अपेक्षाकृत आसानी से समझा जा सकता है, जैसे आरोपी की मानसिक दशा और उसका इरादा आदि। ऑनलाइन सुनवाई में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि साथ में एक चुनौती यह भी है कि तकनीक से अनभिज्ञ लोग वीडियो लिंक के माध्यम से खोलकर या स्पष्टता के साथ अपने विचार नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा आप देखिए, यदि कोई अभियुक्त पुलिस स्टेशन में बैठकर अदालत की कार्रवाई से जुड़ेगा तो हो सकता है कि वह अधिक दबाव में हो और पुलिस के डर से बहुत कुछ स्वीकार ले। अतः इस प्रकार की अनेक चुनौतियां ई कोर्ट व्यवस्था में सामने आ सकती हैं। इसलिए ऑनलाइन कोर्ट की व्यवस्था के साथ चुनौतियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। और वैसे इस दिशा में एक अच्छी बात है कि सरकार ने इसके लिए पहले से ही प्रयास शुरू कर दिया है था, जैसे भारत नेट कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास, तथा देश में 5G से आगे 6G के विकास के प्रयास जो इंटरनेट की गति बढ़ाएगा तथा ई कोर्ट के संचालन को आसान भी करेगा। नागरिकों को सूचना तकनीक से जोड़ने हेतु उन्हें शिक्षित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। न्याय के प्रशासन में एक नए दृष्टिकोण, नई रणनीति और डिजिटलीकरण के माध्यम से अधिक सशक्त निर्णय क्षमता को स्थापित किया जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल प्रवेश के मामलों का निपटान भी कई गुना तेजी से हो सकेगा, और इससे भौतिक रूप से आप देखते हैं कि भौतिक रूप से लोगों की भीड़ भी कम होगी, और डेटा साइंस और AI की मदद से लंबित मामलों को शीघ्र निपटाया जा सकेगा। इस प्रकार न्याय तंत्र समय पर न्याय प्रदान करने में सक्षम जन कल्याणकारी बन सकेगा। इससे नागरिकों को समयबद्ध रूप से न्याय उपलब्ध हो सकेगा। इस तरह के एडिटोरियल लिखे जाने चाहिए, ये काम के रहते हैं, इसमें आपको काम के पॉइंट मिलते हैं, समझ रहे हैं। बाकी तो आप देख रहे हैं चुनाव राजनीति होती रहती है। फिल्म उद्योग में महिला सुरक्षा, आजकल आप देखते हैं कि इसमें भी देखिए, पहले भी इस तरह के मामले उठे हैं, लेकिन क्या है ना कि पहले जांच नहीं हो पाती थी। ये आप देखिए, वर्ष 2017 में नामचीन अमेरिकी फिल्म निर्माता हार्वी वेनस्टीन पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद दुनिया स्तंभ रह गई। इसके बाद अमेरिका में मी टू अभियान की शुरुआत हुई और कई महिलाओं ने अपनी पीड़ा साझा की। हिंदी सिनेमा में भी इस आंदोलन की गुंज सुनाई दी। अब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हेमा रिपोर्ट सामने आने से खलबली मच गई। इस तरह की रिपोर्टों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। 19 अगस्त को सार्वजनिक की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों और जूनियर आर्टिस्ट के साथ किस तरह यौन शोषण और कास्टिंग काउच जैसी चीजें हो रही हैं। पृष्ठभूमि तो फरवरी 2017 में हेमा कमेटी का गठन किया गया। वस्तुतः एक अभिनेत्री जब कोची जा रही थी तब 5 लोगों ने उसका अपहरण कर लेते हैं, कार के अंदर उसका यौन शोषण कर उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, फिर उसे एक विख्यात निर्माता के घर के पास फेंक देते हैं। निर्माता ने उठे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का कहते हैं। पुलिस जांच में इस मामले के मास्टरमाइंड के तौर पर मलयालम अभिनेता दिलीप का नाम सामने आता है। अभिनेत्री को सबक सिखाने के इरादे से उसने यह सब किया होता। वहीं इस बीच मामले के सुर्खियों में आने के बाद अभिनेत्री को न्याय दिलाने की आवाज भी मुखर हुई। दिलीप के रुतबे को देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस भी लाचार दिखी। ऐसे में केरल के 18 जानी मानी महिलाओं ने वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव नामक समूह बनाया। इस संगठन के तले अभिनेत्री के लिए न्याय की मुहिम चढ़ी। तब केरल सरकार की तंद्रा टूटी और केरल हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जज के हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट केरल सरकार को सौंपी। रिपोर्ट को सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। 5 साल बाद ITI के तहत जानकारी मांगी गई। कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता को रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में महिलाओं की कई समस्याओं को उजागर किया गया और जिसमें सेट पर महिला शौचालय और चेंजिंग रूम की कमी, कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंधों की कमी, अनियमित वेतन और काम के बदले यौन सुख की मांग जैसी खराब परिस्थितियों शामिल हैं। अधिकांश महिलाओं ने बातचीत के दौरान बताया कि
जब भी कोई नवोदित कलाकार इंडस्ट्री में आती है तो उससे काम के बदले थोड़ा बहुत समझौता करने की समीक्षा अपेक्षा की जाती है। समझौता करने वाली अभिनेत्री को एक कोड दिया जाता है और जिससे एक्टर या निर्माता यह समझ जाता है कि यह समझौता करने को तैयार है। वहीं कई जूनियर आर्टिस्ट ने बताया कि आउटडोर शूट के दौरान रात में दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। कई बड़ी हस्तियां उनकी यौन शोषण करती हैं। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मीटू अभियान ने एक बार फिर से जोर पकड़ा। एक अभिनेत्री ने अभिनेता सिद्दीकी पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया जब वह 19 साल की थी। उसने वर्ष 2019 में भी अपनी आवाज उठाई थी, परंतु तब उसे पब्लिसिटी स्टंट बताया गया था। अभिनेत्री मीनू मुनीर ने अभिनेता मुकेश मनिया मनियान पिला राजू और आप देखते हैं कि इदा वेला बाबू और जय सूर्या पर 2013 की एक फिल्म के सेट पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। आरोप की झड़ी लगना जारी है। इस रिपोर्ट में हुए ऐसे कई पराजभास होने के बाद एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष मोहनलाल समेत कई कार्यकारी समिति के सभी 17 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। और आरंभ में रिपोर्ट पर चुप्पी साधने पर आलोचना के बाद मोहनलाल ने कहा कि जिन्होंने अपराध किया उन्हें न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। वैसे ममूठी में ने भी हेमा कमेटी का स्वागत किया, परंतु यह यकीन करना मुश्किल है कि इतनी बड़ी हस्तियों की नाक के नीचे सब कुछ चल रहा था, फिर वे अनजान थे। हो सकता है कि वे इसमें शामिल ना हो, पर अन्याय को सहना भी अन्याय के समान ही है। यह भी चौंकाने वाली बात है कि आम मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले इंडस्ट्री के अन्य सुपरस्टार की ओर से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिल्मों में महिला सुरक्षा, महिलाओं की इज्जत बचाने और उनके अधिकारों की पैरवी करने वाले नायक असल जिंदगी में कायर साबित हुए। क्या उनकी यह चुप्पी उनके महिला प्रशंसकों को पसंद आएगी जो उनके काम की दीवानी होती हैं? हमारे नेताओं को देख लीजिए, फिल्म अभिनेताओं को फिल्म में किस तरह के रोल दिखाते हैं, बड़े ईमानदार नेता बनेंगे, और जब वो राजनीति में आते हैं तो एक नंबर के भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि इस इंडस्ट्री की यह सच किस प्रकार से लड़कियों और उनके स्वजनों में भय प्राप्त कर देगा और उनके सपनों का अंकुश लगा देगा। उनके प्रति कैसे धारणा बनाएगा, क्या उन्हें सम्मान की नजरों से देखा जाएगा? इस रिपोर्ट के बाद कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी कमेटी बनाने की मांग हो रही है, परंतु केवल कमेटी बनाने से क्या होगा? महिलाओं तब सुरक्षित होंगी जब ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून सख्त होते हैं। पुरुषों की मानसिकता को बदलने के लिए घरेलू स्तर से लेकर शैक्षिक स्तर पर प्रयास होंगे, जब शायद कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण रोक सके। अभिनेताओं को देखिए जो हीरो रहते हैं मूवियों में, और आपने देखा होगा कि कुछ भी गलत होता है तो आवाज उठाते हैं, वही जब राजनीति में आते हैं तो चुपचाप भींगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आज का जो दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जहां देखिए कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ये जनसत्ता का आर्टिकल है। जनसत्ता का आर्टिकल भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है, आपके एग्जाम की डिमांड के लेवल का लिखा जाता है। तो कीटनाशकों से उपजती दुश्वारियां और इनके नुकसान भी बहुत सारे हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। खेती में कीटनाशक का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कोई फसल ऐसी नहीं है जिस पर कीट का प्रकोप नहीं होता, इसलिए कीटनाशक का चलन बढ़ता गया। मगर कीटनाशक कीटों पर नियंत्रण कम, समस्याएं ज्यादा पैदा कर रही हैं और इनके दुष्प्रभाव से देश में बड़ी तादाद में किसानों की जान गंवानी पड़ती है। फल, सब्जियों, अनाज भी जहरीले होते जा रहे हैं। पशु पक्षी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और पशुओं की संख्या आप देखिए, चाहे पक्षियों की संख्या, कीट पतंगों की संख्या कम हो रही है। कीटनाशक के दुष्प्रभाव से संबंधित हाल में आया एक अध्ययन डराने वाला है। इसमें कहा गया कि कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से जहां किसानों में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, ये समस्याएं हैं, ये रोग जरूर नोट कर लीजिए। वहीं प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो रही, किसानों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है और जिस प्रकार धूमपान में से कैंसर होता है उसी प्रकार कुछ कीटनाशकों से भी कैंसर होने का खतरा रहता है। किसानों कीटनाशकों के अत्यधिक संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अध्ययन के अनुसार उनहत्तर कीटनाशक सीधे तौर पर कैंसर के बढ़ते मामलों से समृद्ध पाए गए। यह अध्ययन अमेरिका में रॉकी विस्टा विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया, पर इसे अमेरिका में होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जिन मेथोमाइल मेट्रोलाक्लोर एसीफेट 2 4D जैसे कीटनाशकों का जिक्र है, उनका हमारे देश में खरपतवार और कीटों के खात्मे के लिए खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देश में कीटनाशकों का बढ़ता इस्तेमाल पहले ही चिंता का विषय है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950-51 में भारत में किसान केवल 7 लाख टन रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते थे। यह आंकड़ा अब 335 लाख टन हो चुका है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 2013 के बाद से भारत में खेती में कीटनाशकों का उपयोग 5000 मीट्रिक टन बढ़ा और देश में बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य की मांग पूरा करने के लिए किसान कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं।
ताकि पैदावार अधिक हो सके। जैसे जैसे कीटों और पौधों की बीमारियों की तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे कीटनाशकों का उपयोग भी बढ़ रहा है। और आप देखते हैं कि कीटनाशकों के इस्तेमाल के मामले में पंजाब सबसे आगे है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के एक अध्ययन में बताया गया कि देश में सर्वाधिक 1250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कीटनाशक पंजाब में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसके बाद 1100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कीटनाशक हरियाणा में उपयोग होते हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल में कपास और धान उपजाने वाला तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा के साथ होड़ कर रहा है, जहां 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं। कीटनाशक के साथ रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल भी बहुतायत में हो रहा है। देश में हरियाणा में सर्वाधिक 386 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक डाले जा रहे हैं, बिहार में 318 किलोग्राम, 317 किलोग्राम, पंजाब में 315 किलोग्राम, उत्तर प्रदेश में 315 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि विज्ञानियों के अनुसार कीटों में कीटनाशकों की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, और जिससे अब कीटनाशक उतने प्रभावकारी नहीं हो पा रहे हैं। पहले कीटनाशकों की निर्धारित मात्रा के छिड़काव से जो कीट नष्ट हो जाते थे, अब उन पर उनका प्रभाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर ली है, और इससे किसान का खर्च व्यर्थ जा रहा है और खेती की लागत बढ़ रही है। यह सही है कि रासायनिक कीटनाशकों और खाद के इस्तेमाल से फसल उत्पादन बढ़ा है, मगर इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि इसका हमारे जमीन, खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। कीटनाशकों के कारण हमारी हवा, मिट्टी और पानी में जहर घुल रहा है। अनाज, फल और सब्जियों के जरिए विषैले तत्व हमारे शरीर में पहुंचकर हमें बीमार कर रहे हैं। कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से जैव विविधता प्रभावित हो रही है। मानव के साथ अन्य वन्य जीव, घरेलू पशु और पक्षी भी इसके दुष्प्रभाव झेलने पर मजबूर हैं। अनेक अध्ययनों से जाहिर है कि कीटनाशकों से भूजल प्रदूषित हो रहा है। कीटनाशकों के कारण मधुमक्खियों की संख्या घट रही है। इस वजह से आप देखते हैं कि परागण का प्राकृतिक जरिया बाधित हो रहा है, और जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। 7 वर्ष पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में चेतावनी दी थी कि मधुमक्खियों के खत्म होने से परागण की प्रक्रिया थम जाएगी। इसका परिणाम पेड़ पौधे घटने तथा मानव जीवन प्रभावित होने के रूप में सामने आएगा। और इस प्रकार कीटनाशकों का बढ़ता इस्तेमाल हमारे लिए लगातार न जाने कितनी समस्याएं पैदा कर रहा है। अगर हम जल्दी नहीं चेते तो भविष्य में यह समस्या और बढ़ेगी। हमें धीरे धीरे रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर लौटना होगा, और किसानों की खेती में रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाना होगा। लोगों को स्थानीय जैविक कृषि उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये उत्पाद कीटनाशक से रसायनों से कम संपर्क में होते हैं। हम अगर जैविक कृषि उत्पादों को ज्यादा महत्व देंगे तो अधिकाधिक किसान ऐसे उत्पादों की खेती की ओर उन्मुख होंगे। इससे रासायनिक कीटनाशकों और खादों का इस्तेमाल घटेगा। अब आप देखिए, कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि कीटनाशकों के बजाय जैविक तरीके अपनाने से पर्यावरण को नुकसान कम होता है, जैविक कीटनाशकों से नुकसान कम होता है और मित्र कीट बचे रहेंगे। फसल विविधता अपनाकर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करने में कीटों और बीमारियों के फैलाव को नियंत्रित किया जा सकता है। कीटों को खत्म करने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के बजाय ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे कीटों के प्राकृतिक शत्रु पनप सकें। और जिस गोबर खाद को हमने भुला दिया, वह इस समस्या का एक बड़ा हल गोबर की खाद के रूप में इस्तेमाल करना बंद किया, तो घरों खेतों में पालतू पशुओं की तादाद घट गई, और हमने हजारों लाखों पशु बेसहारा छोड़ दिए जो सड़कों पर दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। अगर ये पशु घर के खूंटे से बंधे होते तो प्राकृतिक खाद का जरिया बनते। हमने अपनी जड़ों से कटकर मुसीबतों को न्योता दिया। हम नए से जुड़ने की चाहत में पुरानी की उपयोगिता को भुला बैठे। उचित यही है कि अपने मूल की ओर लौट चलें। वर्तमान में प्राकृतिक खेती से जुड़े उपाय ही बेहतर विकल्प हैं, जिन्हें अपनाकर हम कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। वहीं एक स्थिर और स्वस्थ कृषि प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ पाना भी मुमकिन है। प्रकृति से तालमेल पर आधारित यह एक ऐसी कृषि प्रणाली होगी जिसमें ना कैंसर का डर होगा और ना ही अन्य बीमारियों की चपेट में आने का भय होगा। खेती की लागत घटेगी, किसान खुशहाल होंगे और हमारा पर्यावरण साफ सुथरा होगा इससे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए। धन्यवाद।